अपील्स कंप्लीट हो चुकी थी और अपील के बाद मैं आप लोगों को जो बता के गया था, शायद एग्जीक्यूशन के बोल के गया था कि एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, एग्जीक्यूशन से पहले और भी कुछ चैप्टर बाकी हैं जो अपील के साथ में ही लेना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ऐसे केसेस जहां अपील परमिसिबल नहीं है, वहाँ क्या होगा? तो रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ये 3 चैप्टर और हैं हमारे जो कि हम एग्जीक्यूशन से पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अपील्स के बारे में हम अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट तक देख चुके थे और अपील बाय इंडिजेंट पर्सन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और हालांकि मैं जाते समय पिछले लेक्चर पर आप लोगों को बोल के गया था और इंतज़ार में था कि आप लोगों के कुछ डाउट्स, कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए कुछ पूछेंगे आप, जो है बोला था ना मैंने कि नहीं, कि गुरुवार तक माया के पास भेज देना, अपन उन पर चर्चा करेंगे। या तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो इससे आगे बढ़ के और कुछ नहीं है फिर। और डाउट है वो पूछ नहीं रहे हैं तो इससे ज़्यादा ख़राब भी फिर कुछ नहीं है। फिर दोनों ही एक्सट्रीम है। अभी आप जानें कि आपको डाउट्स हैं या नहीं है। देखिए, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डाउट अगर हमने दिमाग में पाल के रख लिया, डाउट पर ही अभी हम चर्चा करेंगे आज। धारा 113 में वही है, डाउट अगर दिमाग में रहा तो हम कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दिमाग के डाउट को हम पहले बाहर करें, उसका पहले समाधान करें। तो ये आप जानें कि जो मैंने अपील्स के बारे में जो पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया है। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले धारा 113 रेफरेंस के बारे में, निर्देश। देखिए, धारा 113 को पहले हम पढ़ेंगे और उस धारा 113 को पढ़ के उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे विभिन्न टॉपिक्स, पॉइंट्स के ऊपर, क्या क्या उसके संदर्भ में हमें समझना होगा। जो उच्च न्यायालय को निर्देश, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए। विहित से तात्पर्य क्या है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस्क्राइब्ड? प्रेस्क्राइब्ड को सीपीसी की धारा 2 में परिभाषित किया है और प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो निर्देश के संबंध में कुछ सीमाएं और कुछ शर्तें भी लागू होती हैं और उनको प्रेस्क्राइब किया गया है ऑर्डर 46 में। धारा 113 के साथ में मैं आपको पिछली उसका शायद पहले कभी रेफर किया था कि धारा 113 के साथ में हमको धारा आदेश 46 देखना पड़ेगा। आदेश 46 में वो शर्तें और सीमाएं दी गई हैं जिनके अंतर्गत कोई रेफरेंस किया जा सकता है। न्यायालय मामले का कथन करते हुए कथन करके उसे उच्च न्यायालय की ओर राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ये हुआ इसका एक पार्ट। अब यहाँ पर इसकी लैंग्वेज जरा देखें, कर सकेगा में रिफर द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट एज डिस्क्रिशनरी। न्यायालय के विवेक पर है, न्यायालय चाहे तो रिफर करे और न्यायालय चाहे नहीं चाहे तो रिफर ना करे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसके आगे जो परंतु दिया गया है, प्रोविशो जो दिया गया है इसके आगे, परंतु जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम
अध्यादेश विनियम अथवा किसी अधिनियम अध्यादेश विनियम का में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विद्यमानता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्लिप्त है जिसकी अवधारणा उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम अध्यादेश विनियम या उपबंध अधिनियम अधिमान्य या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है। वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को वर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। यहाँ देखिए वर्ड दिया गया है करेगा, वह कर सकेगा पिछले पार्ट में, यहाँ करेगा। माने सेक्शन 103 is divided in two parts. The first part is discretionary and the second part is mandatory. सेकेंड पार्ट में क्या है देखिए, अब हम इन दोनों पार्टों को अगर देखें आदेश 46 को रिफ़र करते हुए, तो आदेश 46 का जो सबसे पहला नियम है कब निर्देशित कर सकेगा। आदेश 46 का नियम एक देखिएगा, जहाँ ऐसा वाद या अपील जिसमें डिग्री की अपील नहीं होती है सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में, अथवा जहाँ किसी डिग्री के निष्पादन में किसी विधि की या विधि का बल रखने वाली किसी प्रथा का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में न्यायालय जो वाद का या अपील का विचारण कर रहा है या डिग्री का निष्पादन कर रहा है युक्तियुक्त शंका रखता है। यहाँ ये थोड़ा सा युक्तियुक्त शंका रखता है, ये वर्ड महत्वपूर्ण है। माने ये जो नियम एक है ये किस रेफरेंस में लागू होगा, जो फर्स्ट पार्ट है। माने फर्स्ट पार्ट रिफर कब किया जाएगा, वो नियम एक के अंतर्गत देगा है शर्तें और सीमाएं। तो ये नियम एक क्या है, शंका रखता है, कथन कर तैयार कर सकेगा और ऐसा कथन जो उस विषय वस्तु के बारे में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो किस बारे में है, किसी अधिनियम, कोई अध्यादेश या कोई विनियम, माने एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, या इनके अंतर्गत बनाया गया कोई भी प्रोविजन है उसके संदर्भ में अगर न्यायालय को कोई रीजनेबल डाउट है। देखिए युक्तियुक्त शंका और युक्तियुक्त शंका में फ़र्क है। कई लोग हमेशा शंकालु ही रहते हैं, उनको शंका के अलावा और कोई सूझता ही नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जिनको कि हम स्वयं थोड़ा सा विचार करके समाधान कर सकते हैं वो युक्तियुक्त शंका के अंतर्गत नहीं आएगी। आप किसी भी प्रकार से आपको नहीं समाधान हो रहा है तब यहाँ हाई कोर्ट को रेफर किया जाएगा। जो तो ये पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट के लिए नियम एक में, तो इसके लिए शर्तें क्या हो गई, फर्स्ट पार्ट में कब हम कर सकेंगे इसको रेफर कर सकेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका एप्लीकेबल होगा जहाँ किसी भी वाद या अपील के विचारण में, दोनों चीज़ें, माने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हो गया और जजमेंट के विरुद्ध अपील फाइल की गई है तो अपीलेट कोर्ट, और तीसरा है इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। मानो तीनों जगह किसी भी स्थिति में, चाहे वो वाद की कार्रवाई हो, अपील की कार्रवाई हो, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो, अगर न्यायालय को किसी भी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के बारे में अगर कोई शंका है तो वो उच्च न्यायालय को अपनी शंका का आधार वर्णन करते हुए, क्या शंका है, ऐसा नहीं है कि साहब इसके बारे में मुझे शंका है, शंका क्या है वो स्पष्ट करके हुए उसका स्टेटमेंट पूरा तैयार करते हुए और हाई कोर्ट को रिफर किया जाएगा हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब इतना हमने देख लिया तो अब यहाँ से हम अर्थ लगाएंगे कि आखिर रेफरेंस है क्या, माने रेफरेंस है क्या, माने निर्देश क्या है, आखिर क्यों इसको प्रोविजन को बनाया गया। तो सबसे पहला जैसा कि नियम एक में कंडीशन दी गई है कि ऐसे केस जिनमें कि अपील नहीं होती है, अपील परमिसिबल नहीं है, और अपील परमिसिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी पक्षकार के साथ में न्याय करना आवश्यक है। और ऐसा कोई विधि का प्रश्न आ गया, कोई अध्यादेश का प्रश्न आ गया, कोई विधि का ऐसा समस्या आ गई जिसके बारे में न्यायालय को शंका हो रही है और उस शंका का समाधान करना उस प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक है,
तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय को रेफर किया जाएगा और उच्च न्यायालय की राय प्राप्त होने के बाद में उसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय की राय प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई की जाए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स, प्रोसीडिंग्स आगे भी बढ़ा सकता है न्यायालय। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे। जो तो निर्देश के संदर्भ में जो दिया है कि आखिर निर्देश है क्या, तो निर्देश के बारे में अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार के संदर्भ में माने ये दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को क्या अधिकार है धारा 113 के अंतर्गत। तो अधीनस्थ न्यायालय का अधिकार है कि विधि संबंधी शंका होने पर वो उल्लेख करते हुए और उच्च न्यायालय को रिफर कर सकता है, और उच्च न्यायालय को रिफर करने की ये जो कार्रवाई की जाती है वो कार्यवाही को ही हम निर्दिष्ट करना या रिफर करना कहते हैं, उसी को रेफरेंस कहा जाता है। दिस इज द रीजन, माने मीनिंग ऑफ द रेफरेंस। अब ये किया किस प्रकार से जाएगा? रेफरेंस जो है इट मे बी मेड बाय द कोर्ट सोबोटो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर। मान लीजिए किसी भी पक्षकार ने आवेदन कोई दिया कि साहब ये विधि का प्रश्न इस प्रकार का है और न्यायालय भी उसके आवेदन से सहमत है, या तो न्यायालय को स्वयं विचारण के दौरान किसी कानून के बारे में शंका हो रही है तो न्यायालय स्वयं रेफर कर सकता है, या किसी पक्षकार का आवेदन आने पर उस आवेदन पर सुनने के बाद न्यायालय की राय कि हाँ इस शंका को दूर करने के लिए हाईकोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में उसको रेफरेंस को भेजा जा सकता है, आइदर बाई सोमोटो इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट और बाई ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी। अब इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है? रेफरेंस के लिए आवश्यक शर्तें हैं जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा। सबसे पहले तो केस ऐसा होना चाहिए कि अपील हो। केस से तात्पर्य क्या है? वाद हो, अपील हो या निष्पादन कार्रवाई हो। तो केस जहां शब्द में हम उपयोग करेंगे उसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। इट में भी आइदर द सूट और द अपील और द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो जहां किसी भी केस में अपील अनुज्ञात ही नहीं है, अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है ना। और उस संदर्भ में कोई भी वाद, अपील या कार्रवाई न्यायालय के समक्ष लंबित हो। माने ऐसा नहीं कि हमारे सामने कोई केस नहीं है, हम कुछ अपना पढ़ने लगे हैं और पढ़ते पढ़ते हमको किसी कार्रवाई में शंका हो रही है तो हम न्यायालय को रेफरेंस करें। देयर मस्ट बी सम केस बिफोर द कोर्ट। न्यायालय के समक्ष कोई मामला होना चाहिए और वो मामला ऐसा होना चाहिए कि जिसके पारित डिग्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील ना होती हो। और तीसरी चीज इसमें आएगी आपको, विधि संबंधी कोई भी शंका न्यायालय को उत्पन्न होना चाहिए। और न्यायालय को ऐसे प्रश्न का समाधान, माने जो शंका जो विधि के बारे में है वो शंका का समाधान उस प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक हो। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस जिनके अंतर्गत के निर्देश, ये सारी इसी में दी है। अपन हमने जो पढ़ा आपका फर्स्ट पार्ट और माने उसका धारा 113 का और आदेश 46 का नियम 1, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत दी गई हैं। जो है अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट इसका आएगा प्रोविशो वाला। प्रोविशो वाला पार्ट जैसे हमने बताया दैट इज ए मैंडेटरी पार्ट। वहां न्यायालय को निर्देश भेजना ही पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट कब लागू होगा? फर्स्ट पार्ट के संदर्भ में तो हो गया कि जहां न्यायालय को स्वयं या किसी पक्षकार के आवेदन पर अगर किसी प्रकार की कोई शंका विधि के प्रश्न के बारे में है, लेकिन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन किसी प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय की राय है कि इसमें कोई कानून जो लागू होना चाहिए वो कानून अविधि मान्य है, वो कानून जो है अल्ट्रा वायरस है, अधिकारातीत जिसको हम कहते हैं। लेकिन उस कानून को उच्च न्यायालय द्वारा
कौन सा उच्च न्यायालय? जिसके अधीनस्थ की वो न्यायालय है जो रेफर करने जा रहा है, अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं किया गया है। होता है किसी कानून को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत घोषित, अल्ट्रा वायरस घोषित करते हैं। मान लीजिए किसी कानून के संदर्भ में शंका है, किसी प्रथा के संदर्भ में शंका है, किसी रेगुलेशन के संदर्भ में शंका है कि ये विधि मान्य नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, और यहाँ इंदौर के न्यायालय के मान लीजिए सपोज करिएगा किसी न्यायालय को ये राय है और उस कानून को आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर चुका है, तो उसके लिए वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायरस घोषित किया गया हो, या जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ वो न्यायालय है, अब जैसे इंदौर का कोई न्यायालय है तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, तो या तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसे अधिकारित घोषित किया हो या उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया हो, तभी ही माने वो अभिमान होगा। और ऐसा नहीं किया गया है तो फिर उसके लिए रेफरेंस भेजेगा, निर्दिष्ट किया जाएगा, वहाँ वो मैंडेटरी हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा दोनों में क्या क्या व्यवस्थाएं उनको जरा देखना है हमें। पहला पार्ट है विधि के संबंध में कोई शंका, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में मैंडेटरी नहीं है, ये न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है कि वो अविधि मान्य ही है, वो जो कानून अभी प्रचलन में है और जिस कानून का उपयोग हमारे सामने जो केस पेंडिंग है उसमें होना है, वो कानून प्रभावशील ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी स्थिति वही होगी कि न्यायालय अपनी राय और अपने कारणों को सहित उसका पूरा कथन करेगा और उसको अपने उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर देगा। तो ये दोनों पार्ट जो हैं धारा 113 के, दोनों पार्ट दो अलग अलग पार्ट हैं और दोनों पार्ट में दो चीज़ें दी गई हैं। पहला पार्ट जो है डिस्क्रिशनरी है और दूसरा पार्ट जो है वो मैंडेटरी है। पहले पार्ट में केवल विधि की व्याख्या के बारे में शंका, पहले पार्ट में जो शंका है ना विधि की व्याख्या के बारे में, क्या इसका तात्पर्य क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और दूसरे पार्ट में विधि मान्यता के बारे में। विधि मान्यता वाले उसकी लीगलिटी, ये कानून लीगल है या नहीं है, अवैधानिक तो नहीं है, असंवैधानिक तो नहीं है। तो उस स्थिति में सेकंड पार्ट लागू होगा और सेकंड पार्ट मैंडेटरी होगा और फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी होगा। अब इसके लिए जो आपका आदेश 46 है, आदेश 46 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन आदेश 46 के प्रोविजंस को थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आदेश 46 में सबसे पहला तो हमने नियम जो बताया उच्च न्यायालय को निर्देश भेजने की कंडीशंस क्या हैं। सेकंड सब नियम इसका जो दो जो कहता है न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा उच्च न्यायालय के मिनिस्टर पर समाश्रित हो, जैसा मैंने अभी आपको जिस बताया। माने ये भी किस स्थिति में लागू होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए, ये भी फर्स्ट पार्ट के लिए लागू होगा, सेकंड पार्ट के लिए नहीं है ये। माने ये आदेश 46 जो है ना वो आदेश 46 पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है जैसा कि उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहती हुई जैसे विहित की जाए, तो ऑर्डर 46 में जो प्रोविजन दिया गया है वो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोविजन दिया है। मान लीजिए किसी विधि के बारे में कोई शंका है इंटरप्रिटेशन के बारे में, और हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ है, हम क्या इंटरप्रिटेशन उसका लगा रहे हैं ये हमने लिखा और उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए भेज दिया, क्या हमारा इंटरप्रिटेशन ये सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को निर्देश भेजने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि वो अपने सामने लंबित कार्रवाई को रोक दे। कार्रवाई को आगे पारित कर सकता है, डिग्री भी पारित कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट आपकी राय के विपरीत अगर हाई कोर्ट की राय आई है तो डिग्री में अमेंडमेंट किया जाएगा, उस प्रकार से डिग्री को संशोधित किया जाएगा। और यहाँ पर जहाँ डिग्री सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट है, तो ऐसी डिग्री का एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट का न्याय, ये सारे के सारे उसी में आदेश 46 में आप पढ़ेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्था आदेश 46 में दी गई है। तो डिग्री ऑर्डर को
रोकने की आवश्यकता नहीं है, निर्देश भेजने के बाद में कार्रवाई चालू रख सकता है, डिग्री भी पारित कर सकता है, बट दैट डिग्री विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का आदेश आने के उच्च न्यायालय निर्णय घोषित किया जाएगा और उच्च न्यायालय उसकी कॉपी भेजेगा, और उच्च न्यायालय की कॉपी होने पर डिग्री में जिस प्रकार से भी चेंज किया जाएगा, जिसमें 7, 8, 9 जो नियम हैं आपके, 7 नियम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इनमें आप देखिएगा इन सारे के सारी व्यवस्थाओं में वो सारी की सारी वो प्रक्रिया दी गई है कि निर्देश किस प्रकार से भेजा जाएगा और निर्देश भेजने के बाद में आपके सामने लंबित प्रकरण है उसमें कार्रवाई क्या चलेगी। तो जिसे आपका रेफरेंस सेक्शन 113। इसके बाद में आपका सेकंड जो पाया आता है दैट इज रिव्यू, सेक्शन 114 धारा 114। तो रेफरेंस तो क्या हुआ, माने हमारी किसी शंका को दूर करने के लिए, शंका के समाधान के लिए हम हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय की राय मांगेंगे, वो कहलाएगा रेफरेंस। अब रिव्यू क्या होगा, रिव्यू से तात्पर्य क्या है, जो चीज हमने देखी है उसी चीज को आज कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है, क्या आपके एसी बंद है क्या जो है? वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल जब हमने डिस्कस कर रहे थे, उसमें निर्णय की स्थिति पर हमने पढ़ा था ऑर्डर 20 को, आदेश 20 निर्णय के बारे में हमने पढ़ा, और आदेश 20 का नियम 3 यदि आप लोगों को ध्यान हो तो आदेश 20 का नियम 3 ये कहता है कि निर्णय एक बार घोषित करने और हस्ताक्षर करने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, धारा 152 और पुनरावलोकन। दोनों चीज़ें आदेश 20 के नियम 3 को अगर आप पढ़ें तो 2 चीज़ें दी गई हैं, माने किसी भी निर्णय में घोषित करने और हस्ताक्षर करने के बाद 2 ही स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, और वो दोनों स्थितियाँ क्या है, धारा 152 है और दूसरा है आपका पुनरावलोकन। तो व्हाट इज दैट पुनरावलोकन, वो रिव्यू है क्या, वो रिव्यू है धारा 114 में जो दिया गया है। तो रिव्यू किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, उसी न्यायालय द्वारा जिसने कि वो निर्णय पारित किया है, और केवल उसी न्यायालय ही नहीं, उसी न्यायाधीश द्वारा। न्यायाधीश अगर मान लीजिए दूसरा चेंज हो गया है तो फिर रिव्यू उसमें नहीं होगा। क्या रिव्यू का तात्पर्य जिसने पहले प्रकरण को देखा है उसी न्यायाधीश द्वारा प्रकरण को जब दोबारा देखा जाएगा, दैट इज नोन एज द रिव्यू। अगर दूसरा नया कोई न्यायाधीश देखेगा तो दैट विल नॉट बी न्यू व्यू, दैट विल बी फ्रेश व्यू, वो नए रूप में उसको देखेंगे। देखिए हमने पहले क्या दृष्टिकोण लिया और हमारे सामने क्या समस्या सामने वाले पीड़ित पक्षकार ने रखी है, क्या कंडीशंस है जिनके अंतर्गत रिव्यू किया जा सकता है, वो धारा 114 में, और धारा 114 के लिए जो आपका प्रक्रिया है वो आदेश 47 के अंतर्गत दी गई, ऑर्डर 47। तो धारा 114 पहले हम देखेंगे। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू एफोरसेड, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू एफोरसेड, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए से तात्पर्य क्या है? 113 जो हमने अभी धारा 113 पढ़ा, 113 में जो कंडीशन दी गई है, उन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए, उन शर्तों को, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी डिग्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अज्ञात है किंतु अपील की नहीं गई है, या किसी ऐसी डिग्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अज्ञात नहीं है, तो वह ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया। 3 कंडीशन है, माने रिव्यू के लिए जो कंडीशन है वो 3 कंडीशंस क्या हैं?
सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे न्यायालय ने कोई भी आदेश, अच्छा ये जो रिव्यू है ना, नॉट ओनली फॉर डिग्री, माने जजमेंट ऑर्डर 20 का रूल 3 जो हमने पढ़ा, दैट वाज फॉर द डिग्री, वहाँ जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन ऑर्डर के लिए भी मान लीजिए रिव्यू उसी का आएगा। तो जहाँ एक बार कोई आदेश पारित कर दिया या एक बार कोई निर्णय पारित कर दिया और उस आदेश या उस डिग्री के विरुद्ध अपील परमिशिबल तो है, लेकिन अभी अपील की नहीं गई है, पहली कंडीशन। मान लीजिए अगर उस आदेश के विरुद्ध या उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर दी है तो फिर रिव्यू लाई नहीं करेगा, अपील करने के बाद रिव्यू लाई नहीं करेगा। दूसरा, जहां अपील अनुज्ञात ही नहीं है, परमिशिबल नहीं है, ऐसा आदेश, ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील, धारा 96 में हम पढ़ चुके हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, कुछ डिग्री ऐसी है जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, समझौता डिग्री नहीं होगी, लघुवाद न्यायालय की डिग्री जिसमें कि 25,000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हुए, तो ऐसी डिग्रियां जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती या ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, उनके विरुद्ध रिव्यू किया जा सकेगा। और तीसरा है आपका लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय के संदर्भ में जो स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट है उसके द्वारा कोई रेफरेंस किया गया है और उस रेफरेंस के संदर्भ में जो आदेश हुआ है उस आदेश का भी रिव्यू हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब रिव्यू में आगे क्या इसमें दिया है, अपने को व्यथित मानता है वहाँ डिग्री पारित करने वाले या आदेश पारित करने वाले न्यायालय के निर्णय से पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। माने यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। व्यथित व्यक्ति कौन होगा, जिसके विरुद्ध वो आदेश हुआ है, जिसके विरुद्ध वो डिग्री हुई है, उसके द्वारा आवेदन पे। माने यहाँ इसकी ये लैंग्वेज क्या बताती है, रिव्यू कैन नॉट बी मेड सो मोटो बाय द कोर्ट। कोई भी न्यायालय अपने निर्णय का स्वप्रेरणा से कोई रिव्यू नहीं कर सकता। क्या दोबारा देख रहे हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है, नो। कोई पक्षकार सामने आता है और पक्षकार आपका बताता है आधार कि भाई इस कारण से इसमें रिव्यू आवश्यक है। जैसे सपोज करिएगा एक किसी केस में 4 विटनेसेज हुए हैं, न्यायालय ने जजमेंट लिखाया है, जजमेंट लिखाने में 3 विटनेसेस का स्टेटमेंट तो उसमें डिस्कस किया है जजमेंट में, एक विटनेस का स्टेटमेंट, एक विटनेस का कथन, एक गवाह का बयान उसमें जजमेंट में डिस्कस ही नहीं किया गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण गवाह है, उससे निर्णय प्रभावित हो सकता है। तो दिस विल बी ए कंडीशन फॉर द रिव्यू। तो ऐसा कोई कारण होना चाहिए। या दूसरा, धारा 152 में जो आपको जैसे बताया है, जो ऑर्डिनेंस 20 में जैसा इस प्रकार का होता है, वो 152 वाली कंडीशन अलग है। 152 वाली कंडीशन में क्या है, जैसे जोड़ा किसी भी कैलकुलेशन कोई की है और कैलकुलेशन में कोई गुणा भाग या जोड़ भाग की गई है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो कहने का तात्पर्य ये है इसमें रिव्यू किन अवस्थाओं में किया जा सकेगा, व्हेन द मिस्टेक इज ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मान जहां की कोई गलती ऐसी है जो कि सामने प्रत्यक्षदर्शी है, 4 गवाहों में से 3 गवाहों का ही बयान डिस्कस हुआ है, एक गवाह का बयान डिस्कस ही नहीं हुआ पूरे जजमेंट में, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर रिव्यू किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिव्यू उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसी न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा और इन 3 कंडीशंस के अंतर्गत दिया जाएगा। अब यहाँ आदेश 47 और इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो आदेश 47 जो कहता है, निर्णय के पुनरावलोकन के लिए आवेदन, कोई व्यक्ति किसी ऐसी डिग्री आदेश को जिसकी अपील अनुज्ञात है, वही तीनों कंडीशंस यहाँ भी दी गई हैं जो धारा 114 में दी गई हैं, अपने को व्यथित समझता है और ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिग्री पारित की गई थी या आदेश पारित किया गया था उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या ऐसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध डिग्री पारित की जाए,
आदेश डिग्री किए गए आदेश का पुनरावलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय के निर्णय के पुनरावलोकन के आवेदन कर सकेगा और जिसे वह डिग्री पारित की थी और आदेश किया था। तो ये सारी की सारी, अगर इस पैराग्राफ को हम पढ़ें तो इसमें सारी की सारी कंडीशन उसमें दे दी है कि पुनरावलोकन किस समय होगा। तो पहले तो तीनों कंडीशन वही हैं जो आपकी धारा 114 में दी गई हैं। दूसरी जो आगे की भाषा जो बताती है उन तीनों कंडीशंस के बाद की, वो भाषा ये बताती है कि व्हाट मे बी द ग्राउंड्स फॉर द रिव्यू, पुनरावलोकन के आधार क्या हो सकते हैं। तो ऐसी साक्ष्य, एक तो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको भी बताया, 4 गवाहों में से एक गवाह का बयान उसमें डिस्कस ही नहीं हुआ, उसको पढ़ा ही नहीं, जब साहब ओवरलुक हो गया। इसीलिए कहता है जजमेंट राइटिंग में ग्राउंड फॉर डिसीजन जो एक पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें कौन कौन गवाह हुए हैं उनके सारे गवाहों के नाम उसमें जरूर लिखे जाते हैं। और वो लिखने का उद्देश्य केवल एक ही है, निर्णय में डिस्कस करते समय किसी गवाह का बयान छूट तो नहीं गया। कभी फाइल को पलट रहे हैं, एक गवाह का बयान केवल 1 पेज में है, लेकिन वो 1 पेज का बयान ही उसका बहुत महत्वपूर्ण है, और फाइल पलटते पलटते वो पेज साथ में पलट गया, उसको देख ही नहीं पाए, उसको डिस्कस ही नहीं हुआ। तो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। दूसरा एक चीज साथ इसमें और ये भी दी गई है, ऐसी कोई साक्ष्य जो डिग्री पारित करने के समय या निर्णय पारित करने के समय ज्ञान में नहीं थी, ज्ञान में नहीं थी। तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया गया, एक वसीयत को चैलेंज किया गया, और वसीयत को चैलेंज करने के समय ऐसी कोई तारीख, जैसे वसीयत की जिस तारीख को वसीयत लिखी गई है, बाद में जिस वसीयत को चैलेंज वो कर रहा है उसकी जानकारी में ये आता है कि साहब जिस तारीख की ये वसीयत लिखी है उसकी वसीयतकर्ता की डेथ उसके पहले ही हो चुकी थी, ये उसको बाद में जानकारी में होता है। या ऐसी कोई साक्ष्य जो उस समय पेश करना उसे चाहता है वो, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं हो सकी थी जो है। तो ये जो आधार जो दिए गए हैं, इन आधारों पर ही रिव्यू किया जा सकेगा। तो ये परिसीमाएं निर्धारित की गई हैं कि रिव्यू के बाद शुड बी द ग्राउंड ऑफ द रिव्यू। वह पक्षकार जो डिग्री आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनरावलोकन की आवेदन इस बात की होती हुए भी कि वह अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है, इस बात के सिवाय कर सकेगा कि अपील आवेदन अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है, जहां अपीलार्थी प्रत्यर्थी होते हुए भी अपील न्यायालय में उपस्थित कर सके थे। सेकेंड, इसका जो सब क्लॉज है, सब रूल 1 का सब रूल 2, जैसे सपोज करिएगा एक प्रकरण में 3 प्रतिवादी हैं, वादी के फेवर में डिग्री हुई है, प्रतिवादी गण के खिलाफ है, एक प्रतिवादी ने उसमें से अपील कर दी है, बाकी की 2 ने नहीं की है। तो दूसरा प्रतिवादी, एक प्रतिवादी ने अगर अपील कर दी है तो उस अपील के रहते हुए भी, क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहली कंडीशन, या तो अपील अनुज्ञात है लेकिन की नहीं गई है। ए, बी और सी 3 है प्रतिवादी, ए ने अपील कर दी है, बी उसमें रिव्यू फाइल कर सकता है, बी के लिए रिव्यू फाइल करने की कोई रोक नहीं है क्योंकि उसने कोई अपील पेश नहीं की है, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है। माने इसको केवल इतना ही मत ले लीजिएगा, आगे की बाकी की चीजें लीजिएगा। जो जिस ग्राउंड पर वो रिव्यू करने जा रहा है वो आधार उस अपील में कॉमन है तो फिर रिव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आधार वो रिव्यू के लिए ले रहा है उसका निराकरण उस अपील में होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन वही है, दूसरे के द्वारा अगर अपील कर दी गई है तो दूसरे को, एक के द्वारा अगर अपील कर दी है तो दूसरे को रिव्यू करने से कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर अपील में अगर वो आधार निराकरण हो सकता है तो उस आधार पर रिव्यू पेंडिंग नहीं आएगा। ये सब रूल 2 को थोड़ा सा क्लियर समझ लीजिएगा जरा। तो ये जो आपका रिव्यू के बारे में बताया है,
इसका नियम 4 देखिएगा, आदेश 47 का नियम 4, पुनरावलोकन आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा, और इसका फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड इसी का है कब नामंजूर किया जाएगा। तो इन कंडीशंस को ज़रा थोड़ा सा जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि आवेदन रिव्यू का कब मंजूर हो सकता है और कब मंजूर नहीं हो सकता। अगर विद इन दी लिमिटेशंस है, आदेश 47 के नियम 1 और 2 के अंतर्गत अगर वो आ रहा है, तो उसको रिव्यू का आवेदन, देखिए मंजूर करना और आवेदन को ग्राह्य करने में दोनों में फ़र्क है। आवेदन पेश कर दिया, लेकिन वो आवेदन वास्तव में वैधानिक रूप से स्वीकार योग्य है या नहीं है। अगर आवेदन स्वीकार होता है तो वो जो निर्णय जो है या जो आदेश पहले पारित किया जा चुका है, वो निर्णय और आदेश समाप्त हो जाएगा और एक नया आदेश या नया निर्णय फिर से उसमें पारित किया जाएगा या उस पुराने निर्णय को संशोधित किया जाएगा। तो ये आपका रिव्यू के अंतर्गत दूसरी दोबारा से जो कार्रवाई, यहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर्स क्या है, जैसे अपील में हमने पढ़ा, अपील में जो पढ़ा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, विलय का सिद्धांत जो है कि अगर जैसे मान लीजिएगा रिव्यू का आवेदन मंजूर हो जाता है तो जो पुराना आदेश है वो आदेश समाप्त हो जाएगा या पुराना आदेश में जो संशोधन होगा वो नया आदेश में उसका विलय हो जाएगा नए आदेश में, पुराने आदेश का जो है। तीसरा है पुनरावलोकन के लिए प्रांग न्याय का सिद्धांत भी लागू होगा है। पुनरावलोकन एवं प्रांग न्याय माने रेस जुडिकेटा, रिव्यू एंड रेस जुडिकेटा। एक बार रिव्यू का आवेदन पेश हो गया और उसको खारिज कर दिया गया तो उन्हीं आधारों पर दोबारा रिव्यू का एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। यही है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कि जहां एक बार कोई विवाद निराकृत हो चुका है, कोई विषय निराकृत हो चुका है, तो उस विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में दोबारा आगे कोई कार्रवाई विचारणी नहीं होगी जो है। तो यहाँ पर प्रांग न्याय का सिद्धांत इसमें लागू होता है और प्रांग न्याय के सिद्धांत के लिए इसमें केस लॉ आप नोट कर लें चाहे तो लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसी में ये 2000 सुप्रीम कोर्ट में एक और भी आने आदेश है, ये दिल्ली प्रशासन वर्सेज गुरुदेव सिंह, दिल्ली प्रशासन विरुद्ध गुरुदेव सिंह। ये दोनों केस लॉ आपको बताते हैं कि रिव्यू के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा जो। इसके बाद में हम आते हैं क्या रिव्यू का आवेदन स्वीकार और अस्वीकार करने के संदर्भ में कोई अपील हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये आदेश है। तो आदेशों के विरुद्ध अपील में अगर हम ऑर्डर 43 का रूल 1 का क्लॉज W अगर देखें, आदेश 43 नियम 1 क्लॉज W, तो अगर रिव्यू का आवेदन अगर स्वीकार किया गया है तो उसके विरुद्ध अपील हो सकेगी, उसके विरुद्ध अपील हो सकेगी। वहाँ पर अपीलेबल ऑर्डर में दिया गया है। आदेश 43 अपीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आदेश 43 के नियम 1 में जो सूची दी गई है वो सारे आदेश अपील योग्य आदेश माने गए, उनके विरुद्ध अपील मानने अनुज्ञेय है। तो आदेश 43 नियम 1 का क्लॉज W में पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। लेकिन अगर पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकार कर दिया है तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, उसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञेय नहीं है जो। अब जैसे मान लीजिएगा जहां अपील नहीं हो सकेगी तो वहां क्या होगा, मान लीजिए पुनरीक्षण का आधार उसका पर्याप्त है, उसके बाद भी न्यायालय ने पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया,
तो खारिज करने के बाद में रिवीजन हो सकेगा। रिवीजन हम आगे अभी देखेंगे इसके बाद में ही। तो रिवीजन वहाँ हो सकेगा। इस पर एक केस लो आप नोट करने हैं, विद्यावती विरुद्ध देवीदास। विद्यावती विरुद्ध देवीदास 1977 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि पुनरीक्षण के आवेदन को खारिज करना, इट इज सपोज टू बी द केस डिसाइडेड। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? इट इज सपोज टू बी द केस डिसाइडेड। भाई आवेदन का निराकरण कर दिया, मतलब केस डिसाइडेड हो गया वो जो। और केस डिसाइडेड में मान लीजिएगा न्यायालय ने उसको अनावश्यक रूप से खारिज कर दिया। वो वहाँ पर थोड़ा सा अभी जस्ट हम पुनरीक्षण को अभी लेंगे, उस समय वो पोजीशन और आपको क्लियर करेंगे। इसको हम फिर दोबारा से रिपीट कर देंगे वहाँ, क्योंकि पुनरीक्षण के लिए क्या होता है, पुनरीक्षण का आधार जो है धारा 115 में जो बताए गए हैं। न्यायालय को अधिकार तो है पुनरावलोकन का, लेकिन न्याय कहता है नहीं, हमको अधिकार ही नहीं है, अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रिवीजन उसका हो सकेगा। तो दो चीज़ें हैं, पुनरीक्षण का आवेदन अगर स्वीकार किया है, पुनरावलोकन का आवेदन अगर स्वीकार किया है तो उसके विरुद्ध अपील होगी। आवेदन को खारिज किया है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी, लेकिन उसके विरुद्ध में रिवीजन हो सकेगा। तो अपील के लिए मैंने लिली थॉमस वाला आदेश आपको बताया, और पुनरीक्षण के लिए विद्यावती वाला जो है यहाँ पर रिवीजन। ये दोनों हमारे केस लॉ बताते हैं कि एक में रिवीजन होगा और एक में अपील हो सके। जो अपील योग्य नहीं है वहाँ रिवीजन, और जहाँ अपील योग्य है वहाँ पर अपील हो सकती है। इसी के बाद में ये जो पुनरावलोकन का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, तो उस आदेश का प्रभाव क्या होगा। हमने अब जैसा अभी जस्ट चर्चा की, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इज एप्लीकेबल हियर, विलय का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। तो आवेदन पुनरीक्षण का स्वीकार कर लेने से तात्पर्य कि दो चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूजन आप ना हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। पुनरीक्षण के पुनरावलोकन के लिए आवेदन पेश किया, तो पहले तो आवेदन पर ही ये डिसाइड कर दिया कि नहीं, ये आवेदन स्वीकार योग्य है ही नहीं, वहाँ आवेदन खारिज हुआ। लेकिन अगर आवेदन स्वीकार कर लिया तब फिर क्या होगा। तो स्वीकार करने वाले, ये हम जो आपको प्रभाव बता रहे हैं, आदेश का प्रभाव, कौन से आदेश का प्रभाव, जहां पुनरीक्षण का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है उस आदेश का प्रभाव क्या होगा। खारिज करने वाले आदेश के प्रभाव के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उस आदेश का प्रभाव क्या होगा, इट इज द रिकॉल ऑफ द डिग्री। किसी भी डिग्री को, किसी भी निर्णय को रिकॉल करना, दोबारा से बुलाना और उसको फिर देखना। माने जहाँ पुनरावलोकन के लिए आवेदन पेश कर दिया गया और न्यायालय ने ये पाया कि हाँ पुनरावलोकन के लिए आधार हैं, वो आवेदन मंजूर कर लिया, तब क्या होगा, उस केस को दोबारा बुलाया जाएगा। जहाँ जहाँ जिन पॉइंट्स को उसमें आवेदन में बताया गया है कि साहब ये गलतियाँ इसमें हैं, उन पर विचार किया जाएगा। और वास्तव में वो गलतियाँ अगर न्यायालय की त्रुटि के कारण या किसी भी अन्य कारण से पाई जाती हैं तो उनमें सुधार करने का अधिकार न्यायालय को होगा। तो जो पुराना जो आदेश पारित किया है या पुरानी जो डिग्री पारित की है, उसमें उसके अनुसार संशोधन कर दिया जाएगा या परिवर्तन कर दिया जाएगा। पुराना आदेश समाप्त हो जाएगा और नया आदेश अपना नया रूप ले लेगा। तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के बारे में जो आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। जो इसके बाद आता है हमारा धारा 115 पुनरीक्षण के बारे में। धारा 115 क्या है, देखिए पहला हो गया रेफरेंस, दूसरा हो गया आपका रिव्यू और तीसरा है रिवीजन, पुनरीक्षण। एक 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा किसी भी केस का जो निराकरण किया है, उस केस में क्षेत्राधिकार संबंधी अगर कोई त्रुटि की है,
माने इसकी सीमा बहुत निर्धारित है। अपील और पुनरीक्षण में हम डिस्टिंक्शन भी देखेंगे अभी जो है। तो पुनरीक्षण का जो धारा 115 को अगर आप देखें, उच्च न्यायालय किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई अपील नहीं होती है, और यदि यह प्रतीत होता है कि। तो अब तो सबसे पहले तो ये पहले की जो 2 लाइनें स्टार्टिंग की दी गई हैं, इन 2 लाइनों की कंडीशंस क्या हैं? ऐसा आदेश जिसकी कोई अपील नहीं होती है और जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विनिश्चय किया है। इसीलिए मैंने जस्ट अभी आपको फिर से ज़रा रिव्यू पर वापस जा रहा हूं मैं, जो आपको बताया कि रिवीजन उसका हो सकेगा। रिव्यू का आवेदन अगर खारिज कर दिया है तो उसका रिवीजन क्यों हो सकेगा? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पहली लाइन जो दी गई है पुनरीक्षण के लिए, अधीनस्थ न्यायालय ने विनिश्चित किया है। तो अधीनस्थ न्यायालय ने ये विनिश्चित किया कि इसका पुनरावलोकन नहीं हो सकेगा। तो दिस इज सपोज टू बी द केस डिसाइडेड, इसलिए वहाँ उसका रिवीजन, मैंने वो पुराने रिवीजन रिव्यू वाला जो पॉइंट था उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिएगा कि वहाँ पर रिवीजन क्यों परमिशिबल है। क्योंकि रिव्यू का आवेदन को खारिज करना, इट इज सपोज टू बी द केस डिसाइडेड, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित प्रकरण के रूप में उसको माना गया है, इसलिए उसका रिवीजन, और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। खारिज करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं है, इसलिए वो कहाँ आएगा? पुनरीक्षण में आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब पुनरीक्षण के लिए आधार क्या होंगे और उसकी परिसीमा क्या है? परिसीमा में लिमिटेशन, माने वो लिमिटेशन एक्ट वाली लिमिटेशन नहीं, माने दायरा क्या होगा उसका। 3 चीजें दी गई हैं इसमें, क्लॉज A, B एंड C, का, खा और गा। ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है। किसी केस को डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, और उसने उसे डिसाइड कर दिया, माने लैक ऑफ जुडिक्शन। सेकंड है, अधिकारिता है लेकिन उस अधिकारिता का प्रयोग करने से उसने इनकार कर दिया। फिर वही रिव्यू वाले पे जरा वापस आओ। रिव्यू के लिए आधार है, क्षेत्राधिकार है, लेकिन न्यायालय कहता है नहीं है, क्षेत्राधिकार हमको नहीं है इसको सुनने का। तो जहां क्षेत्राधिकार है उससे सुनने से इनकार कर देना, या क्षेत्राधिकार न होते हुए उसका उपयोग कर लेना। और तीसरा है कि जहां ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से कार्य किया है। अब देखिए, यहाँ पर केवल अनियमितता शब्द भी लिखा जा सकता था, लेकिन तात्विक अनियमितता से तात्पर्य क्या है? तात्विक अनियमितता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई ऐसी इरेगुलरिटी, क्षेत्राधिकार है न्यायालय को क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन क्षेत्राधिकार का जो प्रयोग किया है वो तो अवैधानिक रूप से किया है या इरेगुलरिटी के रूप में किया है, और उसके कारण न्याय का हनन हुआ। अगर ऐसी कोई इरेगुलरिटी है तो उस इरेगुलरिटी को दूर करने के लिए भी उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के लिए प्रकरण को मंगाया जाता है। तो देयर आर द 3 कंडीशन। पहली चीज तो वही क्षेत्राधिकार न होते हुए उसका उपयोग करना, दूसरा क्षेत्राधिकार होने के बावजूद भी उससे इनकार कर देना, और तीसरा क्षेत्राधिकार तो है और उसका उपयोग भी किया है लेकिन उपयोग इर्रेगुलर रूप से किया है। अब इर्रेगुलर रूप से क्या किया है इसके संदर्भ में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। धारा 15 वेरियस स्टेज ऑफ सिविल ट्रायल के समय हमने किया था प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में। धारा 15 में क्या है? द सूट मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड।
निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अब निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में पेश करना चाहिए, वहाँ पर अगर वो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में पेश न किया गया, वरिष्ठ न्यायालय में पेश कर दिया, वरिष्ठ न्यायालय को क्षेत्राधिकार तो है, तो ये लैक ऑफ जुरिडिक्शन तो नहीं कहलाएगा, क्षेत्राधिकार का अभाव नहीं कहलाएगा, लेकिन क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग कहलाएगा। लेकिन क्या ये अनियमित प्रयोग ऐसा है जिससे न्याय का हनन हो रहा हो? अब वो कहां पर आएगा? जो जैसे मान लीजिए कोई जज साहब के सामने पेश हुआ एक केस जिसका वैल्यूएशन 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए का वैल्यूएशन का दावा सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेश होना चाहिए। सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय वहाँ मौजूद है, लेकिन पक्षकार ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ उसको पेश कर दिया। उनको 1 करोड़ तक की अधिकारता है, 4 लाख उसी में सामान्य है। बाद में ये मालूम पड़ता है कि साहब ये व्यक्ति ने जिसने जो दावा पेश किया सिविल जज क्लास सीनियर डिवीजन के यहाँ, ये उनका रिश्तेदार है। अगर अनियमितता सामान्य अनियमितता है तो मैं आपको उस समय बताया था सेक्शन 99 प्रोटेक्शन करती है, इर्रेगुलरिटी के कारण किसी भी केस को पुनरीक्षण में अपील में न्यायालय चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर तात्विक अनियमितता है, तात्विक अनियमितता क्या हो गई यहाँ पर कि जो पक्षकार है वो जज साहब का रिश्तेदार है, इसलिए उसने वो दावा पेश किया कि मेरे को इनका फेवर मिल जाएगा। सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 16 ये कहती है कि कोई भी न्यायाधीश के लिए है वो कि कोई भी न्यायाधीश जो किसी केस में स्वयं हितबद्ध है वो उस प्रकरण की सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है सिविल कोर्ट एक्ट जो है, लेकिन जब सिविल जज बनोगे तो सिविल कोर्ट एक्ट और सिविल कोर्ट रूल्स आपको पढ़ना पड़ेंगे जो। तो न्यायाधीश को नहीं सुनना चाहिए और उन्होंने सुन लिया तो इर्रेगुलरिटी भी है। और मटीरियल इर्रेगुलरिटी क्या है कि धारा 16 जो सिविल कोर्ट एक्ट की है उसका उल्लंघन वहाँ हो रहा है। अब मटीरियल इर्रेगुलरिटी और नॉर्मल इर्रेगुलरिटी में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना आवश्यक है। तो इफ देयर इज ओनली सिंपली इर्रेगुलरिटी तो रिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर मटीरियल इर्रेगुलरिटी है तो वहाँ पर रिवीजन परमिशन होगा। तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो क्षेत्राधिकार न होते हुए उसका प्रयोग किया, दूसरा क्षेत्राधिकार होते के बावजूद उसको इनकार कर दिया, और तीसरा बहुत ही तात्विक अनियमितता अवैधानिकता की है। अब यहाँ पर रिवीजन के संदर्भ में एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजनल जुरिडिक्शन जो आपका हाईकोर्ट का है, रिवीजनल जुरिडिक्शन केवल सीमित है न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार को देखने के बारे में। अगर एक बार ये सुनिश्चित हो गया कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार तो है और उसने कोई मटेरियल इर्रेगुलरिटी भी नहीं की है, लेकिन निर्णय या आदेश जो पारित किया है वो गलत पारित किया है, तो पुनरीक्षण के अंतर्गत हाईकोर्ट उस आदेश को बदल नहीं सकता। हाँ, ये जिस खास बात, ये खास बात जो है पुनरीक्षण की ये है। खास बात क्या है भाई, देखिए न्यायालय को जहाँ क्षेत्राधिकार है तो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आदेश उसने पारित किया है, कोई मटेरियल इर्रेगुलरिटी नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने निर्णय गलत पारित किया है तो उसके लिए आप अपील में जाइएगा ना, उसके लिए अपील का फोरम मौजूद है, और रिवीजन में उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। तो रिवीजनल जुरिडिक्शन इज द वेरी लिमिटेड जुरिडिक्शन। उस पर मैं केस लॉ आपको एक लिखा रहा हूँ मैं जो है हरिशंकर विरुद्ध राव गिरधारी लाल, हरिशंकर विरुद्ध राव गिरधारी लाल 1963 सुप्रीम कोर्ट, 1963 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या बताया गया है, क्षेत्राधिकार है, उसके प्रयोग में कोई अनियमितता भी नहीं की है,
लेकिन आदेश जो पारित किया है या निर्णय जो पारित किया है वो गलत है, तो उस गलत निर्णय को उच्च न्यायालय अपने रिविजनल जुडिक्शन के अंतर्गत उसको खारिज नहीं करेगा। माने थोड़ा सा बड़ा बारीक डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। माने दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिविजनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड अपीलिंग पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अपीलेट पावर जो हाई कोर्ट की अपीली शक्तियां हैं और पुनरीक्षण की शक्तियां हैं, उन दोनों में फर्क किया गया है इस केस लॉ के द्वारा। और उसमें ये बताया है कि जो कार्यवाही अपील क्षेत्राधिकार के अंदर की जा सकती है उसको पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ। दूसरी एक और चीज आती है, मान लीजिएगा किसी केस में अपील परमिशिबल नहीं है और पक्षकार ने विधि की गलत जानकारी या कंफ्यूजन के अंतर्गत उसकी अपील पेश कर दी है। अपील परमिशिबल नहीं है लेकिन अपील पेश कर दी है हाई कोर्ट के सामने ही। बाद में ये मालूम पड़ता है कि साहब ये अपील नहीं है, इसका तो रिवीजन होना चाहिए। दिस ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर बट इट कैन बी रिवाइज्ड। रिवीजन इसका हो सकता है। तो अब उसको रिवीजन फाइल करने के लिए नया आवेदन नहीं देना पड़ेगा। दैट अपील में बी कन्वर्टेड इनटू रिवीजन पिटीशन, माने उसी अपील को रिवीजनल पिटीशन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पर भी केस लॉ आप एक नोट कर रहे हैं। रिलायबल वाटर सप्लायर विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, रिलायबल वाटर सप्लायर विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1972 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉ में क्या है, वही बताया गया है कि यदि अपील पेश कर दी है लेकिन अपील परमिशिबल नहीं है, उस आर्डर का रिवीजन होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से वो अपील को खारिज करो, वो दोबारा से रिवीजन का एप्लीकेशन लाए, इतनी कार्रवाई करने में पक्षकार को परेशान नहीं किया जाएगा। दैट अपील पिटीशन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिवीजनल पिटीशन इटसेल्फ। और इसका वाइस वर्सा भी, मान लीजिए रिवीजन पेश कर दिया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का अपीलेट जुडिक्शन भी है, माने रिवीजन तो हमेशा हाई कोर्ट में ही होगा, लेकिन अपील के बारे में ये नहीं है कि अपील हाई कोर्ट में हो। धारा 96 में अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो अपीलेट जुडिक्शन हाई कोर्ट को है, लेकिन अपीलेट जुडिक्शन हाई कोर्ट को होती है रिवीजन के रूप में उसको फाइल किया है। दैट रिवीजन पिटीशन में भी कन्वर्टेड इनटू अपील ऑल्सो। दोनों चीज़ें हैं, माने अपील पेश कर दी है, अपील ना होती है रिवीजन पेश करना चाहिए, तो उसको उसी अपील पिटीशन को रिवीजन पिटीशन में मान्य कर लिया जाएगा। और रिवीजन पेश कर दिया है, रिवीजन ना होते हुए अपील होना चाहिए, तो उसी रिवीजन पिटीशन को अपील के रूप में मान्य किया जाए। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा। अब आता है इसमें साथ में रिवीजन में आपका लिमिटेशन माने परिसीमक अवधि। रिवीजन की एप्लीकेशन, अब रिवीजन दोनों तरीके से हो सकता है। रिवीजन में भी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी और बाय हाई कोर्ट सोमोटो, उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं भी माने रिवीजन किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई पक्षकार रिवीजन के लिए कोई आवेदन पेश करता है और उस रिवीजन को आवेदन पेश करने के बाद में, अब ये किस रेफरेंस से बता रहा हूं मैं आपको, ये जो अभी आपको बताया कि माने अपील पेश कर दी है और रिवीजन होना चाहिए, या रिवीजन पेश कर दिया अपील होना चाहिए, तो वो वहाँ पर कोई परसीमा काल कोई बंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रिवीजन पिटीशन के लिए कोई आवेदन, इसको कन्वर्सन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कन्वर्सन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अपील या रिवीजन जो जिस समय पेश किया गया था वो परसीमा के अंतर्गत होना जरूरी है। माने अपील जैसे पेश की है और उस अपील को रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया है,
तो अपील जो होना चाहिए थी, क्या वो अपील टाइम के अंतर्गत पेश की गई है तो उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अपील ही टाइम बार्ड है तो रिवीजन में कन्वर्ट नहीं होगी। उसी प्रकार से रिवीजन पेश कर दिया है, अपील पेश होना चाहिए थी, तो रिवीजन को हम अपील में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वो रिवीजन का आवेदन टाइम लिमिट के अंतर्गत पेश हुआ था। बात आ गई ना समझ में? तो ये जो यहाँ पर जो लिमिटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये कन्वर्सन के संदर्भ में है। कन्वर्सन के संदर्भ में ये देखा जाएगा कि अपील या रिवीजन जिसको कि हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो टाइम लिमिट में पेश हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके लिए आपका केस लॉ है जेके कॉटन एंड स्पिनिंग, जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, वीविंग मिल्स लिमिटेड, जेके स्पिनिंग, सॉरी कॉटन एंड स्पिनिंग वीविंग, अरे ये कपड़े वाले की मिलें जो रहती है ना, कपड़ा बनाने वाली जो मिलें हैं उसके लिए मिलें जो है। स्पिनिंग माने जो सूत भी बनाती है, धागा भी बनाती हैं और कपड़ा भी बनाती है, तीनों चीज़ें जाते हैं। लिमिटेड वर्सेज CCE, ये है 1998 सुप्रीम कोर्ट, 98 सुप्रीम कोर्ट, 1998 सुप्रीम कोर्ट। माने ये कौन सी लिमिटेशन के बारे में है? ये कन्वर्सन के संदर्भ में जो लिमिटेशन लागू होती है। एक चीज आती है आपका रिवीजन के संदर्भ में, जैसे कोई रिवीजन एप्लीकेशन किसी पक्षकार ने पेश की और आवेदन का भी निराकरण नहीं हुआ है और उसकी डेथ हो गई, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन दैट रिवीजन एप्लीकेशन? तो इसमें यह बताया गया है आदेश 22 के प्रावधान रिवीजन के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। आदेश 22 आपने पढ़ा है, जहाँ किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाना पड़ता है विद इन लिमिटेशन, नहीं तो सूट एबेट हो जाता है जो है। लेकिन आदेश 22 के प्रावधान जो हैं वो आपका इसमें लागू नहीं होते हैं जो है। और इस पर आपका केस लॉ है SMA समद विरुद्ध शाहिद हुसैन, ये 1963 पटना, 1963 पटना। और रिवीजन एप्लीकेशन पेश करने के लिए लिमिटेशन की जहाँ तक बात है, मान लीजिए रिवीजन एप्लीकेशन जो पेश करना है किसी आदेश के विरुद्ध, तो उसकी लिमिटेशन क्या होगी? तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 131 लागू होगा और 90 दिन, माने जिस आदेश के विरुद्ध आपको लिमिटेशन वो रिवीजन पेश करनी है, 90 दिन के भीतर उसका रिवीजन एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पेश होना चाहिए। एक चीज और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें जो है, रिवीजन के संदर्भ में जैसा मैंने आपको बताया अभी, आइदर पार्टी और द हाईकोर्ट सोमोटो, स्वविवेक से भी हाईकोर्ट कर सकता है और किसी पक्षकार के आवेदन पर भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन अगर हाईकोर्ट की जानकारी में लाता है किसी अनियमितता को, तो उस स्थिति में भी हाईकोर्ट पुनरीक्षण एंटरटेन कर सकता है किसी थर्ड पर्सन द्वारा।
थर्ड पर्सन माना वो थर्ड पर्सन ये बताएगा उच्च न्यायालय को कि इस प्रकरण में ये अवैधानिकता हुई है, क्षेत्राधिकार संबंधी या वो जो 3 जो अनियमितता है उस संबंधी में। तो इस पर ये केस लॉ है आपका स्वास्तिक ऑयल मिल विरुद्ध CST, ये आपका 1968 सुप्रीम कोर्ट। माने ये इस पॉइंट पर है कि पक्षकारों से भिन्न कोई व्यक्ति भी उच्च न्यायालय को अगर सूचना देता है 1968 सुप्रीम कोर्ट 68 स्वास्तिक ऑयल मिल वर्सेस CST। तो ये माने थर्ड पर्सन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भी माने हाईकोर्ट को या तो स्वयं मान लो 2 चीज़ें तो हमने देख ही ली, ये तीसरी चीज़ अलग से इस केस लॉ में डिसाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोई थर्ड पर्सन अगर हाईकोर्ट की जानकारी में कुछ ला रहा है तो हाईकोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई तुमको क्या लेना देना। अगर किसी केस में अनियमितता हुई है और वो जानकारी में लाया जा रहा है तो हाईकोर्ट उस रीट पर रिवीजन एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिव्यू, रेफरेंस एंड रिवीजन।